हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे सी वीडियो पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सत्यम पटेल और हम स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी वो थी 6.3, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ टर्म्स सर्वांग क्षमता वाले हैं, तो पहले सर्वांग क्षमता के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 6.3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सर्वांग क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। आखिर ये होती क्या है, मैंने एक दिन बताया भी था, लेकिन पूरा उनकी उसकी कसौटियाँ वगैरह छूट चुकी थी, ठीक है। तो पूरा बताता हूँ इस बार। तो ये जो था हमारा, एक मिनट, इसमें ये था कि जो सर्वांग क्षमता होती है, देखो जैसा कि उसका नाम ही है, देखो जैसे कि उसका नाम ही है सर्वांग क्षमता, यानी कि सभी अंगों में समानता, है ना। कोई ट्रायंगल हो सकता है, कोई चतुर्भुज हो सकता है, कोई पंचभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई सर्कल हो सकता है। उसके बारे में देखो, जैसे ये थी सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता। तो इसका हमें जो वास्तविक अर्थ मिलता है, उसका मतलब यह है कि सभी अंगों में समानता, सभी अंगों में समानता। तो यदि हमें सभी अंगों में समानता चाहिए तो देखो, तुम लोगों ने देखा होगा जैसे एक फ़ोटो होती है, मैं ये एग्जांपल पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। ये किसी व्यक्ति की फ़ोटो है, मान लो तुम्हारी ही फ़ोटो है, ठीक है। ये क्या है, एक फ़ोटो है, एक फ़ोटो है। और यदि मैं इसी साइज़ की एक और फ़ोटो बना दूँ, सेम रेशियो हो उसका भी, क्या होगी, जैसा रेशियो इसका वैसा रेशियो ही उसका हो। जिस व्यक्ति का चित्र इस फ़ोटो में हो, उसी व्यक्ति का चित्र अगर इस फ़ोटो में हो, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सर्वांगक्षम कहलाती हैं। देखो जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है। अगर इसी कंपनी का और अगर यही मार्कर अगर मैं एक और ले आऊँ, तो ये मार्कर उस मार्कर के सर्वांगक्षम होगा, ठीक है। और मान लो ये जो रफ़ है, ठीक है, ये रफ़ है, और अगर मैं यही रफ़ एक और ले आऊँ इसी साइज की और इसी कंपनी की, ठीक है, तो और इसी रेट की, तो क्या होगा कि ये जो रफ़ होगी उस रफ़ के सर्वांगक्षम होगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें थोड़ी सा डेफिनेशन टाइप में था कि ये था कि एक ही साइज की दो प्रतियां जो होती हैं सर्वसम होती हैं। अब यदि आइडेंटिकल, अगर देखो इसमें यह है कि एक ही साइज की दो प्रतियां, एक ही साइज की दो प्रतियां, दो प्रतियां क्या होती हैं, सर्वसम होती हैं। सर्वसम तो तुम लोगों को थोड़ी नया नया सा लग रहा होगा, लेकिन आइडेंटिकल सुनी होगी ना, आइडेंटिकल होती है। सर्वसम का मतलब होता है एक जैसी होती है, बस। सर्वसम का अर्थ ये होता है कि एक जैसी होती है, ठीक है। तो अगर दो आकृतियां अगर एक जैसी हैं, अगर वो सर्वसम हैं, तो वो क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। अगर उनकी तो फिर उनके और जैसे चूड़ियाँ होती है ना, देखे होगे, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया सर्वांग क्षमता का, ठीक है। और यदि दूसरा हो, अगर एक देखो चूड़ी है, ठीक है, समझना गौर से, ये एक चूड़ी है, ये एक क्या है, चूड़ी है, ठीक है। और यदि हम इसी साइज की एक और चूड़ियाँ ले लें, ये देखो ये चूड़ी, तो ये चूड़ी जो होगी इसके क्या होगी, वो सर्वांगसम होगी। क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों का रेडियस समान है, ठीक है। अगर रेडियस समान है तभी तो ये क्या होंगी, हमारी सर्वांगसम होंगी ये, ठीक है। जैसे महिलाएं जो चूड़ियाँ पहनती हैं हाथों में, उनकी सभी चूड़ियाँ क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं, क्योंकि वो एक ही सांचे पर ढाली गई हुई होती हैं। और ये बात नोट रखना कि जब हमें एक ही टाइप की वस्तुएं चाहिए होती हैं, तो हम सर्वांग समता की मतलब सर्वांग समता की सर्वांग समता की संकल्पना का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो वो होता है ना फ्रिज, उस पर आइस क्यूब बनते हैं ना इतने इतने से, तो उसकी जो ट्रे होती है, उसकी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, हाइट, जो ट्रे में जो गड्ढे होते हैं ना, देखो कुछ ऐसी होती है, देखो इस तरह होती है। अब ये तो सबके पास होगी लगभग लगभग, फ्रिज में रहती है। तो देखो इस तरह इसमें जो होता है, इस तरह इसमें खाँचे होते हैं, ठीक है, और इस तरह, तो वो क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ये खांचे जो होते हैं, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है,
जो ब्रीथ होती है वो भी इक्वल होती है, और जो हाइट यानी कि जो उनके अंदर, जैसे देखो मान लो अगर इस तरह का है तो क्या इसका चित्र कैसे बनाऊँ यार, बन नहीं पाएगा। मान लो जो उसकी जो गहराई होती है ना ये जो उसकी गहराई है, ये भी सभी खांचों की ये होता है, लिख दो इसमें आइस क्यूब। जो आइस क्यूब जो ट्रे होती है उसकी बात कर रहे हैं, उसके जो खांचे होते हैं ना वो भी एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। और और देखो जैसे मान लो एक ये तीसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखो, मान लो जैसे ये क्या है, देखो समझो ये क्या है हमारा, ये हमारा एटीएम कार्ड है, ठीक है। एटीएम कार्ड बोल दो, डेबिट कार्ड बोल दो, ठीक है। और ये किसका है, एसबीआई का है। ये किसका है, एसबीआई का ये है। और ये मेरा है, मान लो ये मेरा है, और एक और एटीएम कार्ड मेरे भाई का है, ठीक है। ये समझो ये भी एसबीआई का ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो एटीएम कार्ड है ये समझो, तो अगर एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए दो एटीएम कार्ड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जैसे ही। और तुमने पेन देखा है, पेन लिखते हो उससे, ये जो रिफिल वाला पेन होता है, देखो जिसमें रिफिलिंग सिस्टम होता है, ये होता है ना ये वाला। मान लो ये कोई पेन है, समझना गौर से, ये मान लो कोई पेन है, ठीक है। इस पर एक रिफिल पड़ी होती है ना रिफिल। हाँ, तो अगर पेन जो है, अगर उसी कंपनी के दो पेन हो जाएं तो उनकी जो रिफिल होंगी ना वो एक दूसरे के क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी, ठीक है। और मान लो छठवां एग्जाम्पल अगर देखें एक और, तो वो ये होता है, देखो मान लो ये क्या है, एक सिक्का है, समझना गौर से, ये एक सिक्का है और ये कितने का है, मान लो 1 रुपए का है, ठीक है, 5 रुपए का नहीं मानते। ये क्या है, 1 रुपए का है। ये जो है 1 रुपए का मान लो हमारा एक सिक्का है, ठीक है। और ये 1999 में छपा हुआ है, 1999 में छपा हुआ है, ठीक है। और उसी टाइम पर एक और सिक्का छपा हुआ है, एक का। हालांकि छपते बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 1 रुपए का ये भी सिक्का है, ये। तो ये बताओ ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। एक ही बैंक वो, यानी कि जब सिक्के छापे जाते हैं तो एक ही सन में जो सिक्के छपते हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, जो भी हो, तो वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई फ़ोन है, रेडमी 8 है, ठीक है, कोई मोबाइल फ़ोन है, अगर उसी टाइप का, देखो समझो एक रेडमी 8 मैंने मोबाइल ले लिया, ये समझो कोई भी हो, मैं रेडमी 8 मतलब मेरे पास है तो मैं उसी की बात करता हूँ, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ये एक फ़ोन है, ठीक है, ये भी रेडमी 8 ही है। अब ये समझो अगर दोनों का ये क्या है कि अगर दोनों की मतलब देखो कंपनी सेम ही है और ब्रांड भी सेम है और इनकी स्टोरेज भी सेम है, अगर सब कुछ सेम है तो ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्योंकि ये एक ही सांचे द्वारा एक ही मतलब साइज जो उसका मेजरमेंट होगा वो सेम ही है दोनों का, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना ये एकदम ये समरूपता के एग्जाम्पल है, ठीक है। समरूपता नहीं, सॉरी, सर्वांग समता, किसके, सर्वांग क्षमता के एग्जाम्पल है। समरूपता मेरे मुंह से गलती से निकल गया, हालांकि ये सर्वांग क्षमता की बात हो रही है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रिए कुछ बोलते हैं, देखो उसको क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं सर्वांग क्षमता को, ठीक है। और ये सब हो गए, ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। जब ये जो ये सिक्का होता है ना, अगर एक सिक्के के ऊपर दूसरे सिक्के को मैं रखूँ ना तो एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये समरूप होते हैं। समरूप का मतलब अगर कोई ऐसी वस्तु है, अगर जैसे कोई फ्लैट वस्तु है, जैसे मान लो फ़ोन हो गया, अगर तुम उसके ऊपर एक दूसरा फ़ोन रखो उसी कंपनी का, अगर वो उसको पूर्णतः ढक लेता है और उसका हर एक पार्ट उसके हर एक पार्ट जैसा है, यानी कि सभी अंग अगर उसके सेम हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। जैसे दो ट्वेंस होते हैं ना, दो बच्चे जिनका फेस और बाकी सब कुछ सेम होता है, तो वो भी एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। और चलो इसको नोट करो या फिर ना करो, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब एग्जांपल जो मैंने उठाए हैं ये वहाँ के हैं,
जो क्लास 9th की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है ट्रायंगल वाला, तो उससे तुम लोग और बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और एक बात इसमें ये एक ही देखो, और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक ही रेडियस के वृत्त भी वो होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एक ही त्रिज्या के वृत्त अगर उनकी रेडियस समान है तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। और एक ही माप वाले वर्ग भी, एक ही मेजरमेंट वाले, यानी कि उनकी जो भुजाओं की जो लेंथ है, माप वाले वर्ग भी, ठीक है। वर्ग और वृत्त में अंतर ये होता है कन्फ्यूज मत होना, वृत्त वृत्ताकार होता है और वर्ग इस तरह का होता है, ठीक है। तो देखो वर्ग की एक खास बात ये होती है कि उसका हर एक, उसमें 4 एंगल होते हैं, और जो इसके चारों एंगल होते हैं, चारों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और इसकी मेन बात यह है कि जो इसके चारों एंगल्स होते हैं उनका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, और ये भी 90 का होता है, और ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर देखो ये है, अगर मैं कोई दूसरा एंगल बनाऊँ इस तरह का एंगल बोल रहा हूँ, ये वर्ग, तो देखो अगर इसकी माप सेम नहीं है, ये छोटी है ये बहुत बड़ी है, ये छोटी है ये बहुत बड़ी है, अगर उनकी माप सेम नहीं है ना तो क्या होगा, वो सर्वांगसम नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है कि एक ही माप वाले उनका जो भुजाओं का जो मेजरमेंट है वो एकदम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और बराबर भुजाओं वाले 2 समबाहु त्रिभुज, बराबर भुजाओं वाले 2 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक पिछले लेक्चर पे मैंने बताया था कि जो 2 समबाहु ट्रायंगल होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, वो क्या होते हैं कि हमेशा समरूप होते हैं। अब समरूपता की परिभाषा इससे डिफरेंट होती है थोड़ी सा। तो मैंने बताया था कि जो सर्वांगसम आकृति है वो समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप आकृति हमेशा सर्वांगसम हो ये आवश्यक नहीं होता, ठीक है। तो जो समबाहु ट्रायंगल होता है, देखो ये इस तरह का होता है, ठीक है। और यदि मैंने इस तरह का बना दिया तो ये इसके क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि इनका जो एंगल है इक्वल होगा हर जगह, बस साइज जो इनकी जो माप है भुजाओं की वो थोड़ी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया, बराबर भुजाओं वाले, भुजाएं भी बराबर ही होनी चाहिए। तो जब भुजाएं बराबर होंगी तो एंगल तो पहले से बराबर है और भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भुजाएं और एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं ट्रायंगलों में, तो वो एक दूसरे के क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। इनका जो चिन्ह होता है, जो सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है, जैसे ये होता है, ये ऐसे ही, ठीक है, ये सर्वांग क्षमता का चिन्ह होता है, ठीक है। फिर एक ये लिखा है, वही एग्जाम्पल दिया था कि रेफ्रिजरेटर में रखी बर्फ़ की ट्रे पर बनने वाली जो खांचे वो होते सर्वांगसम होते हैं, वो तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया। फिर इसमें बोल रहा है कि जब भी सर्वसम वस्तुएं बनानी होती हैं, देखो ये एक समझने वाली चीज़ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली, ठीक है, बता रहा हूँ, हालांकि ये तुम्हें पता होगी। जो बोला कि जब भी सर्वसम वस्तुएं, जब भी सर्वसम, सर्वसम का मतलब होता है एक जैसी, ठीक है, एक जैसी। जब भी एक जैसी वस्तुएं बनानी होती हैं, एक जैसी वस्तुएं बनानी होती हैं, ये हालांकि तुम लोग जानते हो, जब भी हमें एक जैसी वस्तु बनानी होती हैं तो सांचा बनाने के लिए, तो सांचे बनाने के लिए, वही है सांचा या सांचे, तो जो अगर सांचे बहुत सारे बनाने तो सांचे बनाने के लिए तो क्या है कि सांचे जो है बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांग समता की बस वही बात है, सर्वांग समता की संकल्पना है का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो भी चीज़ें अगर हमें सांचे में मतलब बनानी है तो वो दोनों एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, समरूप होंगी, तो वो सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि सर्वांग समता की जो संकल्पना है, यानी कि जो थ्योरम मतलब जो समझ है हमारी, उसका यूज करते हैं, ठीक है।
फिर बोलता है कभी कभी आपने अपने पेन की रिफ़िल बदलने में भी कठिनाई हो सकती है। वो बोल रहा है कि जो हमारी पेन की जो रिफ़िल होती है उसको चेंज करने में कठिनाई हो सकती है। कब? जबकि रिफ़िल जो है, जो पहली रिफ़िल है वो अगर दूसरी रिफ़िल के अगर सर्वांग सम नहीं है तो वो रिफ़िल चेंज करने में हमें कठिनाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब मान लो हमारा पेन सेलो कंपनी का है, ठीक है, और उसमें हम जो रिफ़िल है वो मान लो कोई और कंपनी का होगा, लाइन वगैरह का जो भी हो, अगर उसकी हम रिफ़िल उसमें डालेंगे तो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है कि वो सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि बहुत जगह है। अब जैसे मान लो कोई इंजन है, ठीक है, और उसमें कोई बैरिंग पड़ता है, होता है ना, मान लो कहीं पर बैरिंग होगा, वो जो घूमता रहता है ना, बैरिंग इस टाइप का होता है, बाल बैरिंग बोलते हैं उसने, समझते, बैरिंग होता है इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता है वो अरे यार इस टाइप का होता है वो, मतलब पहिया है पूरा और बीच में उसके छर्रे लगे रहते हैं तो वो घूमता रहता है, ठीक है। तो अगर उसको चेंज करना है, ठीक है, अगर वहाँ पर हमें बेरिंग लगाना है, अगर वो ख़राब हो गया है तो हमें आइडेंटिकल बेरिंग ही चाहिए होगा, यानी कि उसी के सर्वांगसम जब दूसरा बेरिंग लेंगे और उसमें लगाएंगे तभी वो वर्क करेगा, ठीक है। अब और क्या समझो, जैसे मान लो हैंड पंप होता है, उस पर भी जो उसका डंडा होता है जब उसको यूज़ करते हैं तो उसमें भी 2 बेरिंग लगे होते हैं वहाँ पर, जो ऐसे लगा होता है, एक पेन लगा होता है उसमें और ऐसे डंडा होता है, ऐसे ऐसे वो होता है, ठीक है। तो उसमें भी 2 बेरिंग लगे होते हैं। अगर वो ख़राब हो गए तो जब उसको चेंज करते हैं ना, तो जो उसका मैकेनिक होता है वो मतलब सर्वांगसम बेरिंग ही लेकर के आता है, फिर उसमें लगाता है, तभी वो वर्क करता है। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो सर्वांग क्षमता है वो तुम्हें थोड़ी थोड़ी उसकी बेसिक समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ये बोल रहा कि आप पहले से ये जानते हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हाँ देखो, वो ये उम्मीद कर रहा है कि हम जानते होंगे। ये बोल रहा कि आप पहले से जानते हैं कि 2 त्रिभुज जो हैं, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कब होते हैं? देखो, 2 त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। कब होते हैं? जब वो बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज होते हैं, यदि, दिखाई दे रहा ना साफ साफ, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण, एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण जो है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोणों के बराबर हो। त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोणों के बराबर हो। अब इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब ये त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो त्रिभुज होता है ये कैसे बनता है, क्या होता है, इसकी क्या कंडीशंस होती है, वो मैं तुम्हें बता चुका था। और यहाँ पर देखो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल डी ई एंड एफ, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल का जो ये एंगल संगत एंगल बोल रहा है, संगत कोण, तो अगर कोण बी हमारा, अगर कोण ई के इक्वल है, क्या है, अगर हमारा कोण बी इज इक्वल टू कोण ई, ठीक है, और यदि कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ, समझना गौर से, कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ, कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ है यदि, ठीक है, और कोण ए इक्वल टू कोण डी है, कोण डी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संगत कोण हो गए हमारे, एक दूसरे के संगत, है कि नहीं। यानी कि एक त्रिभुज की, अगर ये देखो इस साइड वाला पार्ट ले रहे हैं, यानी कि कोने वाला, तो उसका भी कोने वाला, इसका ऊपर वाला तो इसका भी ऊपर वाला, इसका उस साइड वाला तो इसका उस साइड वाला, तो इसे बोलते हैं संगत कोण। देखो, संगत कोण ऐसा होता है, मान लो एक लाइन है और ये हमने 2 लाइन खींच दिए, ठीक है। तो अगर ये वाला कोण है तो ये इसके संगत
कहलाता है, ठीक है। और ये कोण जो है वो इसके संगत कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे कोणों को बोलते हैं हम संगत कोण, ठीक है। और देखो एक और टाइप होता है, मान लो दो लाइन ऐसे एक दूसरे को काट दी हैं, ठीक है। तो जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है, ये परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और इन कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसे ये बोलते हैं। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, ये आनी चाहिए। ऐसे कोणों को, यानी कि इसको मान लेता हूँ मैं एंगल 1 है, इसको मान लेता हूँ एंगल 2। तो इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन वी कैन से दिस इज शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और एक और कोण होता है, देखो मान लो एक रेखा ये जैसी जा रही है और एक ये ऐसे जा रही है, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यदि हमने एक ऐसा लाइन काट दी, तो देखो ये जो एंगल है इस टाइप का, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो इस प्रकार के एंगल को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? इस टाइप के जो एंगल को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। यानी कि इफ़ कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, यानी कि कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, तो इसको बोलते हैं हम एकांतर कोण। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसे बोलते हैं हम, क्या बताया था मैंने पहले, संगत कोण, ठीक है। और ये कोण इसके इक्वल होगा, इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, आगे होगी नहीं, रुको इसको समझाने के बाद उसको थोड़ी डीप में बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और ये वो बोल रहा है कि एक त्रिभुज की जो संगत कोण है, तो संगत कोण बात समझ में आई ना। तो संगत कोण है और दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, तो वो बराबर हो गए। फिर बोल रहा है संगत भुजाएं भी, एक भुजा देखो हमारी ए बी है, तो ये बराबर होनी चाहिए हमारी ई डी के, किसकी, ई डी के, ठीक है। और जो दूसरी भुजा जो हमारी क्या है, बी सी है, ये बराबर होनी चाहिए ई एफ के, ठीक। ये किसके बराबर होनी चाहिए, ई एफ के, ठीक है। और जो एक भुजा हमारी ए सी है, कौन सी है, ए सी, ये बराबर होनी चाहिए किसके, डी एफ के, किसके, डी एफ के। तब वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ए बी सी इज सर्वांगसम टू एंगल, वो ट्रायंगल, एंगल नहीं, ट्रायंगल कि त्रिभुज डी ई एफ। इसका जो लिखने का तरीका होता है उस पर भी ध्यान देना होता है। जैसे ए बी सी मैंने यहाँ पर लिखा ए बी सी, तो उसको भी मैं डी ई एफ हमें लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखता ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, तो वहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए था डी एफ ई, थोड़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना। ये जो ट्रायंगल होते हैं दो अगर समरूप का होते हैं, हालांकि ये क्षयों की क्षयों कंडीशनें आवश्यक नहीं होती। अभी इसकी कुछ कसौटियाँ बताता हूँ, यानी कि जो मेनली मान लो जो इनके कुछ उस तरह के पॉइंट होते हैं एकदम क्रिटिकल वाले, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ एंगल, दो एंगल ले लेगा, कभी एक भुजा ले लेगा, कभी कभी वो 3 भुजा लेकर के ही प्रूफ कर देगा। तो वो होती है एकदम क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। जैसे कोई मतलब बातचीत हो रही है, उसके मेन बातों को पकड़ लेना, उसको फंसा देना। इसी टाइप से ये है कि 6 पैरामीटर्स में से, यानी कि प्राचल में से, अगर हमने मतलब किन्हीं 3 को ऐसे वो कर दिया, जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एंगल है, अगर ये सेम होंगे तो वो अपने आप सेम होंगे। तो वही बताता हूँ, ठीक है, पहले इतना समझो। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, देखो इतना हो गया ना, इसे तुम फटाफट नोट करो। अभी तुम्हें पहले वो बताता हूँ मैं, कोण वाला प्रोसेस हो गया। देखो बड़ा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। देखो थोड़ी 1 मिनट चेक करता हूँ पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है। चलो कोई नहीं, अच्छी आ रही है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये एक चीज़ बताता हूँ। देखो जो कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप के मतलब कोणों के प्रकार होते हैं। देखो ये एक रेखा इस तरह है, एक रेखा इस तरह है, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले के। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसे, 1 मिनट पहले ये पढ़ेंगे हम, क्या बोलेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इंग्लिश में से जो भी कहते हो मुझे नहीं पता है, अपना गूगल सर्च करके देख लेना, ठीक है। ये जो है शीर्षाभिमुख कोण, तो यानी कि एक लाइन ये जा रही है हमारी, इसको मान लेता हूँ मैं एल लाइन, इसको मान लेता हूँ एम लाइन। हालांकि एल और एम मानने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो यदि हमारा एंगल ये है, ये अगर इसके, अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूँ, क्या इसको मान लेता हूँ एंगल 2, तो यदि एंगल ए बराबर होता है हमारा एंगल 2 की, तो ये एक
मतलब यूनिवर्सल सत्य जैसी बात है कि एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये इसके इक्वल होता ही है इक्वल। अब कैसे होता है वो भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं इसको, और ये एक और एंगल होता है ये इसको मानो अगर मैं एंगल 3, इसको मानो एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 जो होता है वो हमारा एंगल 4 के इक्वल होता है। और ये जो दोनों कोण होते हैं ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये ऐसा क्यों बोलते हैं इसको शीर्षाभिमुख? शीर्षों की तरफ अभिमुख, यानी कि शीर्षों की तरफ झुके हुए कोण। देखो अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूँ ना, ये इस तरह, और इसको इस तरह ऐड करूँ ना, तो देखो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल टाइप में बन जाएगा, ऐसे 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 बन जाएगा ना। अब ये जो एंगल 1 है वो क्या है, एक शीर्ष टाइप में, एक ट्रायंगल का शीर्ष है, ठीक है। और यदि इसको देखें ऐसे ऐसे और ऐसे, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका भी जो एंगल 2 है वो भी एक शीर्ष के टाइप ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि शीर्ष प्लस अभिमुख कोण, शीर्ष की ओर के अभिमुख यानी कि झुके हुए कोण, ठीक है। तो उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ओके। अब एक और कोण होता है, होते तो बहुत सारे लेकिन तुम्हें मेन मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक होता है एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। हो सकता है आगे कहीं यूज होकर के लिखें हम, कि जैसे मान लो मैं आगे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं लिखूँ कि 1 इज इक्वल टू 2, अब बाद में लिख दूंगा कोष्टक में शीर्षाभिमुख कोण से। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, तो इसलिए मैं थोड़ी बेसिक चीज़ें तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। एकांतर कोण ये होता है, जैसे मान लो एक रेखा ये जा रही है, एकांतर कोण यदि देखें तो जेड टाइप का होता है, यानी कि ये एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है। यदि मैं इसको एंगल नंबर, ये वो अलग पार्ट, ये अलग है हमारा 1 2 मानूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं लिख सकता हूँ इस टाइप से, किसको, एकांतर कोण से। ये एकदम जैसे अभी ये कहाँ पर बनते हैं, इनका यूज कैसे होता है वो भी बताऊंगा। ये बात समझ में आई ना कि एकांतर कोण कैसा होता है, ओके। फिर एक और कोण होता है, उसे क्या बोलते हैं, संगत कोण। जैसे मैं अभी वहाँ पर था ना कि संगत भुजाएं और संगत कोण, तो संगत कोण क्या होते हैं पहले ये जानो। मान लो ये एक लाइन है और ये 2 लाइनें उसे इस प्रकार से काट गई, तो जो ये एंगल होगा वो इसके संगत कोण कहलाएगा, ठीक है। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और जो ये होगा ये इसके संगत कहलाता है, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कौन से हैं हमारे संगत कोण। कौन से कोण है हमारे ये, जैसे जबर संगत कोण, ठीक है। तो तुम लोग ये बशर्ते कंडीशन ये होती है कि जो ये हमारी जो रेखाएं हैं ये हमारी पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन ये दी हुई है, एक ऐसा दिया है और एक ऐसी आ रही है, बोल दो ये इसके इक्वल होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए तभी होता है ऐसा, ओके। बात समझ में आ रही है ना, सही बताओ आ रही है? मान लेते हैं कि आ रही होगी और आनी भी चाहिए। और कौन सा बचा, शीर्षाभिमुख हो गया, एकांतर हो गया, संगत हो गया, और कोई होता है क्या, होते तो बहुत सारे होंगे पर पता नहीं। और संगत के बाद बस इतना ही होता है शायद मेन। चलो जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पर समझा देता हूँ, समझा दूँगा, ठीक है। अब देखो इनका थोड़ी यूज समझते हैं, यूज। मान लो मैंने एक ये रेखा लिखी, एक ये रेखा खींची, और इसको ऐसे कट दिया और इसको ऐसे कट दिया, इस टाइप से मैंने इसको काट दिया, ठीक है। और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब हमें वो ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें एकांतर कोण कितने बन रहे हैं, कौन कौन से हैं। तो देखो उसने ये दे दिया है मुझे, ये एक है कोण, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है यहाँ पर, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है, ठीक है। ये एंगल 9 है, ये एंगल 10 है, ये एंगल 11 है, ये एंगल 12 है, ये एंगल 13 है, ये एंगल 14 है, ये एंगल 15 है, और ये एंगल 16 है। यानी कि टोटल 16 एंगल बन रहे हैं। इसको थोड़ी मिटाऊँ क्या, मिटा दूँ? अब कहाँ लिखें बताओ। अच्छा तुम इसमें से ये बताओ कि हमारे शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। शीर्षाभिमुख में तुम यहाँ पर लिखो कौन कौन से हैं वो हमारे कोण।
इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, कुछ भी कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कि ना मिटाऊँ यार, देखो शीर्षाभिमुख जो होता है, मैंने बताया था कि ये देखो, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल होगा और ये क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर लिख दो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे देखो सेम टाइप का है ना डमरू जैसा, ये भी वैसा ही है, ठीक है। और ये जो एंगल 4 होगा, ये एंगल 1 के इक्वल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और इसी टाइप से इसमें एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 10 इक्वल टू एंगल 11, एंगल 9 इक्वल टू एंगल 12, एंगल 50 इक्वल टू एंगल 15 इक्वल टू एंगल 14, एंगल 13 इक्वल टू एंगल 16, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण, क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और फिर समझो संगत कोण क्या होते हैं। अब संगत जो होते हैं, मैंने बताया था कि जो यहाँ इस तरह की कंडीशन पाई जाती हो, तो यानी कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये इसके संगत कहलाएगा। तो यानी कि एंगल 11 इक्वल होगा एंगल 14 के, ये कहलाएगा हमारा संगत कोण, ओके। और जब ये बराबर हो जाते हैं तो ये भी बराबर हो जाते हैं हमारे। एंगल 9 इक्वल होगा हमारा एंगल 13 के, ये कहलाते हैं संगत कोण, ठीक है। और इसी तरह सेम ऊपर, और इसी तरह ये भी इसके संगत होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इस तरह ये इसकी संगत होता है, ये इसकी संगत होगा। बस तुम्हें जहाँ पर ऐसा फीचर मतलब तुम्हें मिले ऐसा डायग्राम, बस समझ लेना कि वो संगत कोण है और वो इसी टाइप से बराबर होते हैं, ठीक है। और एकांतर कोण की यदि बात करें तो देखो ये बन रहा है एक जेड टाइप का। तो जेड कहाँ पर बन रहा है, देखो एक जेड हमारा ये बन रहा है, एक जेड हमारा ये बन रहा है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 11, दिस इज एकांतर कोण। एंड दिस इज आल्सो ये एंगल 7 इक्वल टू एंगल 14, ये भी क्या है हमारे एकांतर कोण है, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना तो समझ में आ चुका होगा ना। अब यदि नहीं आया है तो पॉज करके दोबारा देखो, ठीक है। अब इतना धीरे धीरे तो पढ़ा रहे हैं यार, नोट करो इसे। और एक चीज़ और अभी बतानी थी, बेसिक, ये लेक्चर पूरा बेसिक वाला ही रखा हुआ है, हालांकि ये चैप्टर के अंदर का नहीं है, लेकिन तुम लोगों के समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो इस एक्सरसाइज पे। और मैं हालांकि जैसे बता रहा हूँ या फिर बता चुका हूँ कई बार कि तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी क्लास का टॉपिक तुम्हारे इसमें आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं कि ये तुम पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो एक चीज़ होती है थ्योरम, नहीं एक चीज़ देखो, पहली एक चीज़ होती है अभिग्रहित। क्या होती है, अभिग्रहित, अभिग्रहित होती है, ठीक है। और एक होती है प्रमेय, दो चीज़ें होती हैं। अभिग्रहित को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको थ्योरम बोलते हैं, मुझे जितना कि पता है। तो अभिग्रहित क्या होती है कि इसको जो है सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि ये जो होती है ना हमेशा सदा सत्य होती है, ये जो है हमेशा क्या होती है, सत्य होती है। दिस इज ऑलवेज ट्रुथ, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। अभिग्रहित जो होते हैं वो हमेशा सिद्ध होते हैं और इन्हें भी किसी भी प्रमाण की, सर्टिफिकेट की या फिर प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रमेय होते हैं इन्हें क्या है कि इन्हें सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्हें जो है कि सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। और प्रमाण क्या होता है, अभिग्रहित के माध्यम से, अभिग्रहित के माध्यम से ही, ठीक है। अभिग्रहित के माध्यम से ही इसे प्रूफ करते हैं। और इसमें हमें प्रूफ देना पड़ता है, इस पर प्रूफ देना नहीं पड़ता। इस पर क्या होता है कि इसे हमेशा सदा सत्य मान लिया जाता है, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़े, हो गया। चलो
अभिग्रहित और थ्योरम में जो अंतर था वो मैंने बता दिया। और अब बढ़ेंगे ज़रा आगे की तरफ। आगे एक चीज़ है, एक अभिग्रहित ही है। क्या है? एक अभिग्रहित ही है। अब अभिग्रहित क्या होता है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। अब बस इसे लिख लो। ये बोल रहा है कि दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं यदि लिखो इसमें दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कब होते हैं? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, और उनका जो है अंतर्गत कोण, और उनका अंतर्गत कोण दूसरे एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, और उनके अंतर्गत कोण के क्या है कि बराबर हो, ठीक है। जरा इसे नोट करो, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। और ये जब क्या होते हैं कि मतलब सर्वांगसम होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। कब होते हैं? जब यानी कि दो भुजाएं, यानी कि ये और ये भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों, और उनके द्वारा अंतर्गत एंगल, यानी कि ये भुजाएं ये वाला कोण बना रही है ना, तो उनके द्वारा भी बनाया गया कोण ये वाला इनके बराबर हो। जैसे मैं इसको मान लो ABC, इसको मान लो DEF, तो ये कंडीशन कब लागू होगी? जब हमारी जो AB भुजा है उसकी DE के बराबर हो जाए, और जो BC भुजा है वो हमारी EF के बराबर हो जाए, ठीक है। और उनके द्वारा इनकी AB और BC के मध्य जो एंगल है वो एंगल B है, और वो बराबर हो जाए किसके? एंगल E के। तब मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल DEF, और इसे बोलते हैं SES। क्या बोलते हैं? SES, सर्वांग क्षमता। अब इसको SES क्यों बोलते हैं? S फॉर साइड, यानी कि भुजा, A फॉर एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता होती है। एक भुजा ये हो गई, देखो ये भुजा हुई, फिर कोण हुआ, फिर भुजा हुई, तो इसलिए इसे बोलते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता। इसे बोलते हैं SES समरूपता, ठीक है। तो तुम ये एकदम फटाफट नोट करो। और बाकी कुछ थ्योरम्स बची हुई हैं। अब अभिग्रहित केवल एक ही थी और थ्योरम बाकी हैं अभी, ठीक है। तो उसको अगले लेक्चर पे डिस्कस करते हैं, ठीक है।